नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार में हमने जो सरकार के जो 3 अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने 2 अंगों का अध्ययन कर लिया, जिसमें सरकार के विधायिका और कार्यपालिका का। हमारा तीसरा जो अंग है सरकार का, न्यायपालिका। न्यायपालिका की गठन की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे कि न्यायपालिका का जो गठन है वो किस तरीके से होता है। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और इसमें सबसे पहला जो बिंदु सर्वोच्च न्यायालय के गठन के अंदर न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यायाधीशों की संख्या। अब देखो, न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में क्या बताया गया है कि इसमें चीज बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का गठन इसके अंदर किया गया, रखा गया है। और न्यायाधीशों की व्यवस्था जो की गई है संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को है। मतलब इनके जो भी अधिकार वगैरह है, जो भी इनके लिए तय किए जाएंगे, वो सब कुछ किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा। जिसमें आ गया वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, सब संसद द्वारा निर्धारित। मतलब इसमें कौन निर्धारित करेगा इनको? कौन निर्धारित करेगा? भारतीय संसद निर्धारित करेगी। यानी संसद के द्वारा ये सब निर्धारित करेगा कि संख्या कितनी होगी, उनका क्षेत्राधिकार कहां तक है, ठीक है। और वेतन भत्ते ये सब कुछ जो तय किए जाएंगे वो किसके द्वारा तय किए जाएंगे? भारतीय संविधान के द्वारा, संसद द्वारा ये तय किए जाएंगे। और संसद को अधिकार दिया गया है 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित, 2008 में क्या किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 31। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है संख्या? 31 संख्या कितने हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश रखे गए हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के पास में अधिकार है जो कि इनकी नियुक्ति करने का कार्य करता है। और इसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। मतलब जो इनकी नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति किनसे सलाह लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करके इन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें जो व्यवस्था अपनाई गई नियुक्ति के संबंध में, कोलेजियम व्यवस्था अपनाई गई। कौन सी व्यवस्था का इसमें प्रयोग किया गया? कोलेजियम व्यवस्था को इसके अंतर्गत अपनाया गया है। और राष्ट्रपति इन्हीं नामों से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास में जो नाम देते हैं उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति के द्वारा उन न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। तो न्यायाधीशों
की जो संख्या है और जो कार्य है, किस तरीके से इनके क्षेत्राधिकार इसके आवंटन किया गया है और किनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। अब न्यायाधीशों की योग्यता है, दूसरा बिंदु हमारा न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की जो योग्यता है वो क्या बताई गई है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे प्रमुख बात तो क्या बताई गई है कि न्यायाधीश भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक उसने न्याय कार्य किया, न्यायाधीश के रूप में उसने कार्य किया हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। और भारत का नागरिक हो वह न्यायाधीश बन सकता है। या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। किसी न्यायालय के अंदर, किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार वो 10 वर्षों तक किस रूप में कार्य कर चुका हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून विज्ञ हो, मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, उच्च कोटि का ज्ञाता हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। तो न्यायाधीश के लिए प्रमुख योग्यताएं बताइए। चौथा हमारा बिंदु होगा न्याय कार्यपालिका तथा महाभियोग। कार्यपालिका एवं महाभियोग। अब कार्यपालिका एवं महाभियोग क्या है कि साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, मतलब क्या बताया गया कि साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। मतलब कितने वर्ष तक, 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक न्यायाधीश रह सकते हैं। मतलब 65 वर्ष की आयु तक क्या रह सकते हैं, न्यायाधीश बने हुए रह सकते हैं और ये इनके पास में अधिकार है। और त्याग पत्र, अगर इस अवस्था के पूर्व स्वयं त्याग पत्र भी दे सकता है। 65 वर्ष तक तो वो रह सकता है, लेकिन वो चाहे कि मुझे इस पद को छोड़ना है तो वो समय से पूर्व भी क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। और असमर्थता के कारण अगर कोई न्यायाधीश के द्वारा अच्छे तरीके से आचरण नहीं किया जा रहा हो और सही तरीके से वो कानून की पालना नहीं कर पा रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति पे क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। यानी कौन सा अभियोग लगाया जाएगा, उस पे महाभियोग लगा के उसको पद से विमुख किया जा सकता है, उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। और संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अलग अलग कुल सदस्यों के 2/3, यानी लोकसभा के 2/3 सदस्य, राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का बहुमत लेके, यानी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं, तो उस अवस्था के अंदर ये अभियोग लागू होगा, अन्यथा अभियोग लागू नहीं हो सकता। तो दोनों सदनों की सहमति होना आवश्यक है, 2/3 बहुमत के साथ में लोकसभा, 2/3 बहुमत के साथ में राज्यसभा। वहां से अभियोग पारित होगा कि इनका आचरण सही नहीं है न्यायाधीश का, इस वजह से इसके पद को क्या किया जाए, यानी इस व्यक्ति को इस पद से हटाया जाए। और राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। फिर राष्ट्रपति आदेश पारित करता है और उस आदेश के उपरांत ही उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर अब वेतन एवं भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। चौथा है वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं। वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं के अंदर
मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए, मुख्य न्यायाधीश का तो कितना है, मुख्य न्यायाधीश 1 लाख, 1 लाख वेतन मिलेगा। किसको मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश को। जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो अन्य न्यायाधीश उनको 90,000, अन्य न्यायाधीश कितने मिलेंगे उनको, 90,000 रुपए। मैंने उनको 90,000 देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज कि मासिक वेतन इनको दिया जाएगा। और न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति, यानी पेंशन व सेवानिवृत्ति की व्यवस्था भी है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटने के पश्चात जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनकी सेवानिवृत्ति की पेंशन भी उनको दी जाएगी। वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते हैं, मतलब इनके वेतन और भत्ते समय समय पे क्या किए जाते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, संसद के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। अब उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 5वां बिंदु है अब देखो, उन्मुक्तियों के अंतर्गत ये बताया गया है कि न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए, न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। मतलब इनकी क्या नहीं की जाएगी, इनकी नहीं होगी, इनकी आलोचना करना गलत बताया गया, अपराध बताया गया। यानी न्यायाधीशों की क्या नहीं की जा सकती, आलोचना नहीं की जा सकती। अब न्यायालय का मुख्य स्थान, मतलब न्यायालय का जो मुख्य स्थान है, न्यायालय का मुख्य स्थान। अब देखो, न्यायालय का जो मुख्य स्थान है, अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहां पर रखा गया है, दिल्ली में। अनुच्छेद 130 द्वारा सर्वोच्च दिल्ली स्थित है। कहां पे स्थित है ये, दिल्ली के अंदर स्थित है। न्यायालय का जो मुख्य स्थान है अनुच्छेद 130 के द्वारा यह तय किया गया है कि यह स्थान कहां निर्धारित किया गया है, दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। अब न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, 7वां वाला बिंदु होगा, न्यायाधीशों पर अब न्यायाधीशों पे क्या प्रतिबंध है, संविधान में ये निश्चित किया गया है। क्या निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति, संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो व्यक्ति न्यायाधीश रह चुका हो, वे पद से हटने के पश्चात यानी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर किसी भी रूप में वो क्या है कि अधिकारी से वकालत नहीं कर सकते। मतलब वो किसी भी न्यायालय के अंदर जाके क्या कार्य नहीं कर सकते, वकालत का कार्य नहीं कर सकते। उनके पद से विमुख होने के बाद क्या होगा, न्यायाधीशों पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध। यानी भारत का न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पे रह चुका, वो किसी भी न्यायालय के अंदर वकालत का कार्य नहीं करेगा, आजीवन उस पर क्या रहेगा, प्रतिबंध रहता है। तो इस तरीके से उनपे ये क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकारी शक्तियां, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।